और अमेरिका और यूरोप की मंदी का एक दूसरा कारण मैं और बताता हूं, जिससे 2 दिवस 3 दिवस पहले की ये जो अतरे की घटना है वो जुड़ी हुई है, उसको आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये जो वॉशिंगटन में इतना बड़ा तमाशा हो गया, 2 बड़े टॉवर्स को ध्वस्त कर दिया एक हवाई जहाज ने। ये 2 बड़े टॉवर्स करीब करीब 110 मंजिल वाले थे, जिसमें पता नहीं कितने हजार लोग मरे हैं। कोई भी निर्दोष नागरिक मरे तो दुख होना चाहिए हमें, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के लोग ऐसा मानते हैं कि किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि जीवन देने का अधिकार जब हमें नहीं है तो मारने का अधिकार हमें नहीं, तो हम तो सब दुख ही प्रकट कर सकते हैं। लेकिन ये जो घटना घटित हुई है, इसका मंदी के साथ सीधा रिश्ता है, मैं ऐसा मानता हूं। आप मेरी बात को थोड़ा हो सकता है आज हंसें, लेकिन आप देखेंगे 10 वर्ष के बाद मेरी बात आपको पूरी की पूरी सच दिखाई देगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भयंकर दुर्घटना अतिरेकियों ने की अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में 2 टावर उन्होंने उड़ा दिए, इसका मंदी के साथ सीधा रिश्ता है। आप पूछोगे कैसे, वो मैं बताता हूं। यूरोप और अमेरिका में मंदी क्यों आती है? मैंने यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमी का पिछले 10-12 वर्षों में काफी स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद मुझे जो हैरान करने वाली बात मिली, माहिती मिली, वो ये कि वहां जो है इंडस्ट्रीज जो चलती हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जो पूंजी निवेश होता है, वो किन इंडस्ट्रीज में है? हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका में वॉर इंडस्ट्री में है। वॉर इंडस्ट्री माने युद्ध के उद्योग, युद्ध के उद्योग माने हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां। मैं कुछ नाम लेता हूं आपको। एक बहुत बड़ी कंपनी है रैथियन कॉरपोरेशन, हजारों अबज डॉलर के हथियार हर साल बनाती है, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है हथियार बनाने वाली। दूसरी नंबर की जो कंपनी है अमेरिका की, एक्सॉन, हथियार बनाने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी। तीसरी अमेरिका की कंपनी है फोर्ड। आपको जानकारी है कि फोर्ड कार बनाती है। कार बनाना तो छोटा सा धंधा है उसका, जो कुल धंधा है उसके 5% में वो कार बनाते हैं। 95% इन्वेस्टमेंट उनका वॉर इंडस्ट्री में है, फोर्ड का। उससे भी बड़ी एक अमेरिकन कंपनी है जीएम, जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स के बारे में आपको माहिती है कि यह भी कार बनाती है। कार बनाती है, लेकिन कार बनाना उनका संपूर्ण बिजनेस नहीं है, उनका बड़े बड़े मिसाइल बनाने का बिजनेस। तो रैथियन है, फोर्ड है, जीएम है, एक्सॉन है। ऐसी मैंने अमेरिका की 50 कंपनियों की एक यादी बनाई है, और उन 50 कंपनियों का 1 साल का हथियार बनाने का जो कुल खर्चा है वो दुनिया के 150 देशों के बजट से ज्यादा है। इतना भयंकर उनके यहां वॉर इंडस्ट्री है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमेरिका में वॉर इंडस्ट्री में है, हथियार उद्योग कहते हैं उसको वहां। और अमेरिका में उसको सैटेलाइट इंडस्ट्री कहते हैं। सैटेलाइट इंडस्ट्री माने मुख्य उद्योग। सैटेलाइट का अर्थ ये उपग्रह नहीं होता, सैटेलाइट का एक अर्थ होता मुख्य, सबसे केंद्र। जैसे हम भारत के बारे में कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो माने एग्रीकल्चर हमारे लिए सैटेलाइट इंडस्ट्री है। अमेरिका युद्ध प्रधान देश है, उनके लिए वॉर इंडस्ट्री सैटेलाइट इंडस्ट्री। अब अमेरिका में क्या होता है, हथियार भयंकर बनते हैं, लेकिन वो हथियार जब नहीं बिकते तभी मंदी आती है, क्योंकि हथियार बन रहा है तो बिकना ही चाहिए। नहीं बिकेगा तो कारखाने बंद है, कारखाने बंद है तो मजदूर बेकार है, और हथियारों के कारखाने बंद तो स्टील वाले कारखाने भी बंद, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है, केमिकल इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है, सीमेंट इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है। तो सैटेलाइट इंडस्ट्री जब खतरे में आती है तो अमेरिका के 90 दूसरे उद्योग खतरे में आ जाते हैं। 90 इंडस्ट्रीज अमेरिका में है जो वॉर इंडस्ट्री पे टिकी हुई है। एक ही इंडस्ट्री है अमेरिका में जो वॉर इंडस्ट्री पे नहीं टिकी हुई है, जिसको कॉस्मेटिक्स या ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। बाकी सभी इंडस्ट्रीज उनकी वॉर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। अब अमेरिका में क्या होता है कि हर 25-30 बरस के बाद ऐसा होता है, एक साइकिल है वहां पर। आप अगर ध्यान दें तो भयंकर मंदी आई 1905-1910 के बीच में, भयंकर मंदी अमेरिका और यूरोप में। फिर क्या हुआ, उस मंदी को दूर करने के लिए पहला विश्व युद्ध उन्होंने लड़ा 1914 में, जो शुरू हुआ और 1917 तक चला, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़कर अमेरिका ने अबजों डॉलर पंप कर दिया वॉर इंडस्ट्री में, उनकी मंदी दूर कर ली उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ,
मैंने कहा कि 15-20 वर्षों में ये साइकिल रिपीट होता है। तो फिर क्या हुआ, 1930 में फिर मंदी आ गई, जिसको अंग्रेजी में ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन भी कहते हैं। अर्थशास्त्र के कुछ विद्यार्थी बैठे होंगे तो उनको तो पढ़ाया जाता है ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन 1930। तो भयंकर मंदी आ गई 1930 में। फिर अमेरिका ने क्या किया, यूरोप ने क्या किया, उस 1930 की मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर किया, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा। और दूसरा विश्व युद्ध शुरू कैसे हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ पर्ल हार्बर नाम की अमेरिका में एक जगह है, वहां पर अटैक हुआ। तो पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ तो फिर विश्व युद्ध भड़क गया। दिखाया यह जाता है, बताया यह जाता है कि पर्ल हार्बर पर अटैक जापानियों ने किया, लेकिन अमेरिका के ही कुछ खोजी पत्रकारों ने अभी 3-4 बरस पूर्व ये निकाल दिया और सनसनी फैला दी पूरी दुनिया में कि 1941 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू करने के लिए पर्ल हार्बर पर अटैक अमेरिका ने खुद ही करवाया, अपने ही ऊपर अटैक करवाया। तो फिर आप पूछोगे जापानियों की थ्योरी क्या थी। जापान के कुछ नागरिकों को जबरदस्ती हवाई जहाज में बिठाया गया और उन हवाई जहाजों से बमबारी कराई गई। तो सारी दुनिया में यह संदेश गया कि जापान ने अमेरिका पर हमला बोल दिया है, तो अमेरिका ने उसी का बदला लेने के लिए जापान पर हमला बोला, जिसमें 2 एटम बम उन्होंने गिरा लिए। और 2 एटम बम गिराने के पहले भरपूर युद्ध लड़ा। रूस, ब्रिटेन और ये सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए, एक बाजू में मित्र देश, दूसरे बाजू में शत्रु देश। 3 साल भयंकर युद्ध चला, 1941 से लेकर 1944। और 1944 में जब युद्ध धीरे धीरे कम हुआ, तो क्यों कम हुआ, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये कि अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों के सारे गोडाउन्स खाली हो गए, इसलिए शांति हो गई। और शांति भी कैसी जबरदस्त हुई, दुनिया में एक पीस उन्होंने बनाया, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस बोला। और उस वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट निकला, आउटपुट निकला, वो यूनाइटेड नेशंस बन गया। और यूनाइटेड नेशंस को यह कहा गया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की युद्ध की लड़त के बाद अपनी मंदी को कम कर लिया। अब वो मंदी कम हो गई, फिर उसके बाद अब फिर मंदी आ गई अमेरिका में। अब मंदी आई है तो फिर उनको युद्ध लड़ना है। बीच में भी एक बार मंदी आई थी 1980 के आसपास, तो उस मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने इराक और ईरान को आपस में लड़वा दिया। 10 साल दोनों कुत्ते की तरह से लड़ते रहे। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, ईरान और इराक का जो युद्ध हुआ वो कैसी बात से शुरू हुआ। मैं आपको एक सच घटना बताता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट नाम का एक अखबार, वो अखबार में एक दिन खबर छपी कि ईरान और इराक के बीच में एक तेल क्षेत्र है जिसको शत अल अरब कहते हैं, वहां भयंकर तेल छुपा हुआ है। खबर छपी अखबार में, अमेरिका के अखबार। अब जैसे ही ये खबर छपी तो इराक की सरकार को मालूम हुआ कि हमारे देश में कोई इलाका है जहां बहुत तेल है। ईरान को भी लगा कि हमारा भी एक इलाका है, वहां पर बहुत तेल है। वो इलाका था बफर जोन कहलाता था। बफर स्टेट एक ऐसा इलाका होता है जिसमें किसी भी देश का कब्जा नहीं होता, दोनों देश चाहे तो उसको समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो नो मैन्स लैंड होती है ज्यादातर जो बफर स्टेट होती है। तो शतल अरब में तेल छुपा है, तो इराक ने कहा ये हमारा है, ईरान ने कहा ये हमारा है। तो अमेरिका बीच में चौधरी बन के आया, उसने कहा भाई आपस में लड़ते क्यों। तो उसने कहा क्या करें, तो यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव ले आओ। तो दोनों ने कहा ठीक है प्रस्ताव ले आओ। तो यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव आया, तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि अरे अब कैसे तय किया जाए, तेल किसका है, क्षेत्र किसका है। तो ऐसा करिए आप युद्ध लड़ लीजिए आपस में। बाकायदा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात आई कि आप युद्ध लड़ लो। तो ईरान इराक दोनों तैयार हो गए। अमेरिका यही चाहता था। अब ईरान इराक ने जब युद्ध की तैयारी शुरू की तो अमेरिका की हथियार बेचने वाली कंपनियों के मजे आ गए। उन्होंने इराक को भी हथियार बेचे, ईरान को भी बेचे, धुआंधार। इधर से सप्लाई ईरान को, उधर से इराक को। और अमेरिका की कंपनियों ने ग्रुप्स बना लिए, कुछ कंपनियां इराक के समर्थन में, कुछ ईरान के समर्थन, धुआंधार हथियार बेचे। और 10 बरस युद्ध चला। और 10 बरस के युद्ध में दोनों देशों ने एक दूसरे के 80 लाख नागरिक मार लिए। फिर भी फैसला नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा। 10 बरस युद्ध चला, 80 लाख लोग मरे, कोई फैसला नहीं हुआ कौन जीता कौन हारा। फिर सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई और उसने कहा भाई फैसला कर लो आपस में।
तो पहले भी हो सकता था, लेकिन कहा युद्ध लड़ लो। अब कहा फैसला कर लो। फैसला करने की बात तब आई जब हथियार खत्म हो गए, गोडाउन्स खाली हो गए, रातों रात पैदा नहीं हो सकते, तो चलो फैसला करो। तो फैसला हुआ। तो फैसला क्या किया अमेरिका ने चौधरी बनके कि अगर तेल है तो खोदते हैं उसको, आधा आधा बांट लेंगे। अब ये बात तो पहले भी समझ में आती थी, आधा आधा बांट लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दोनों देशों के बीच तेल खुदाई का काम शुरू हुआ, तो ठेका किसको मिले वो सवाल आया। तो अमेरिका ने हमारी कंपनियों को दे दो ठेका। ना इराक को ईरान पर भरोसा, ना ईरान को इराक पर भरोसा। दोनों एक ही सभ्यता के देश हैं, एक ही जाति के हैं, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन हो गए कट्टर। तो उनका भरोसा नहीं एक दूसरे पे, तो अमेरिका की उसमें लाग लग गई। वो जो बिल्ली बंदर की कहानी है ना, वो आप जानते हैं? दो बिल्ली लड़ती थी, एक बंदर था, और वो एक की रोटी खाता था, वो दूसरे की भी। तो वो कहानी में पूरी रोटी बंदर ही खा गया, बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। वही हुआ इसमें ईरान इराक के साथ। तो अमेरिका ने कहा हमको दे दो धंधा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों अमेरिकी कंपनियां जिन्होंने युद्ध के लिए हथियार बेचे थे, उन्हीं को तेल निकालने का ठेका भी मिला। अब उन कंपनियों ने तेल खोदना शुरू किया, माने ड्रिगिंग शुरू की। और जब करते गए 2-3 बरस के बाद कहा कि यहां कुछ भी तेल नहीं है। हो गया काम। अब जब ये तय हो गया कि इसमें कुछ भी तेल नहीं है, तो ईरान इराक वालों ने सिर पे माथा अपना पीटा कि हम पागलों की तरह से लड़ते रहे, अब यहां कुछ भी तेल नहीं। तब इराक के राष्ट्रपति, जिसका नाम है सद्दाम हुसैन, उसने कहा कि अमेरिका ने हमको लड़वाया, ये खलनायक है, ये विलेन है। तब से वो अमेरिका के खिलाफ हो गया। तो अब अमेरिका कहता सद्दाम हुसैन को मार दो, क्योंकि वो अब अमेरिका की पोल खोलता है, इसलिए उसको मार दो। अब वो क्या है तमाशा सारा कि सद्दाम हुसैन ने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के ऊपर केस किया था, क्योंकि खबर वहां छपी थी कि यहां भयंकर तेल है। अखबार में खबर छपी थी, अखबार वाले गए और कोर्ट में माफी मांगाए कि हमारे से गलती हो गई। बस किस्सा खत्म हो गया, कोर्ट ने छोड़ दिया उनको, क्योंकि मुकदमा अमेरिका की कोर्ट में हुआ। क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट अखबार जो है, उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन का वो है ना, हर एक अखबार का अपना एरिया होता है, तो वो कहते हैं हमारा एरिया तो अमेरिका है। तो गए वो केस करने, अमेरिका के जज ने उनको माफ कर दिया, भाई गलती हो गई। लेकिन उनकी गलती से 80 लाख लोग मर गए, इसकी माफी उन्होंने कभी नहीं मांगी। वो सारा खेल क्यों किया गया? अमेरिका को मंदी दूर करनी थी, हथियार बेचना था, तो वो सब खेल हो गया। अब देखिए मैं आता हूं अब की घटना। अभी 3-4 दिन पहले फिर घटना हुई है। 2 टावर ध्वस्त हो गए 110 मंजिल के। अब कहा जाता है कि अतरेकियों ने उसको तोड़ दिया, हालांकि सबूत उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं मिला कि किसने तोड़ा, किसने बम मारा। लेकिन मैं मेरे मन की बात आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है कि वो थोड़े दिवस के बाद आपको सच साबित हो जाए। मुझे मन में ऐसा लगता है, मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है कि ये टावर अमेरिका ने खुद तोड़वाए। आप पूछोगे क्यों तोड़वाए? मैं आपको 3 प्रश्न रख रहा हूं और आप उन पर ध्यान से सोचें। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जिन टावरों को तोड़ा गया उसके लिए जहाज अपहरण किए गए। अमेरिका का एक हवाई अड्डा बोस्टन, अमेरिका का दूसरा हवाई अड्डा लॉस एंजलिस, और अमेरिका का तीसरा हवाई अड्डा जिसको वॉशिंगटन डीसी। वो ये कहते हैं कि बोस्टन से जहाज अपहृत हुआ, लॉस एंजलिस से अपहृत हुआ। ये दोनों ही ऐसे हैं जहां भयंकर सिक्योरिटी है, परिंदा पर नहीं मार सकता। मजाल क्या कि एक चिड़िया वहां पर ऐसी फटक जाए, बोस्टन और लॉस एंजलिस दोनों, और वहां से 4-4 जहाज अपहृत हो गए और 1 घंटे तक पता ही नहीं चला। अमेरिका में सिक्योरिटी का सिस्टम ऐसा है कि जहाज अपहरण होने के 15-17 मिनट में खबर मिल जाती है कि उसका अपहरण हो गया, 1 घंटे तक खबर ही नहीं। अच्छा, और जो जहाज अपहृत हुए वो अपहरण के बाद सीधे जाकर टकराए। 1 घंटे तक उन्होंने उड़ान भरी, और 1 घंटे उड़ान भरी सिर्फ अमेरिका की एयर स्पेस में, और दूसरे देश में नहीं गए वो। आप जरा ध्यान दीजिए, अमेरिका के ही एयर स्पेस में वो 1 घंटे उड़ते रहे। तो नीचे ये रडार पर बैठने वाले लोगों को क्या सांप सूंघा हुआ था उस समय? ये जो रडार पर लोग बैठते हैं उनको 1-1 सेकंड की खबर रहती है। आप जानते हैं जहाज उड़ता है तो वहां के कुछ नियम हैं। जहाज जब उड़ता है ऊपर स्पेस में तो उसकी रोड्स होते हैं, जैसे हमारे यहां सड़क के होते हैं ना, सड़क का नियम है, एक सड़क पर एक कार चल रही है दूसरे। वहां क्या केव्स होती हैं, गुफाएं होती हैं, स्पेस में केव्स बनाई जाती हैं, गुफाएं। ये जो रडार पर लोग बैठते हैं उनको 1-1 सेकंड की खबर रहती है।
आप जानते हैं जहाज उड़ता है तो वहां के कुछ नियम हैं। जहाज जब उड़ता है ऊपर स्पेस में तो उसकी रोड्स होते हैं, जैसे हमारे